अध्याय 16 भाग 2 मध्य एशिया से संपर्कों के प्रभाव। भवन और मृदभांड। शक कुषाण काल में भवन निर्माण के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उत्खननों में संरचना के कई स्तर मिले हैं। उत्तर भारत के विविध पुरास्थलों पर कभी कभी आधे दर्जन से भी अधिक स्तर हैं। इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया गया है। खप्परों टाइलों का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया गया है, लेकिन सुर्खी और खपरा शायद बाहर से अपनाई गई वस्तु नहीं थे। इस काल की एक विशेषता ईंटों के कुएं का निर्माण भी है। कुषाण काल का अपना खास मृदभांड है, लाल बर्तन, जो सादा भी है और पॉलिशदार भी, और बनावट में मध्यम से उत्तम तक। असाधारण बर्तन है फुहारों और टोंटियों वाले पात्र। इन बर्तनों में मध्य एशिया में इसी काल के कुषाण स्तरों में पाए गए सूक्ष्म बनावट वाले मृदभांडों से समानता है। इस प्रकार के लाल पालिशदार मृदभांड बनाने की कला मध्य एशिया में सुविदित थी, और ऐसे मृदभांड फरगना जैसे क्षेत्रों में भी मिलते हैं, जो क्षेत्र कुषाण सांस्कृतिक अंचल के भीतर पड़ते हैं। उत्कृष्ट अश्वारोही सेना। शकों और कुषाणों ने भारतीय संस्कृति में नए नए उपादान जोड़कर इसे अपार समृद्ध बनाया। वे सदा के लिए भारतवासी हो गए और अपने को भारतीय संस्कृति की धारा में पूर्णतः विलीन कर दिया। उनके अपने पास लिपि, लिखित भाषा और कोई सुव्यवस्थित धर्म नहीं थे, इसलिए उन्होंने संस्कृति के इन उपादानों को भारत से लिया। वे भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए और इस समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा चलाई। उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया, जो हमें ईसा की दूसरी और तीसरी सदियों की बौद्ध मूर्तियों में दिखाई देते हैं। शक और कुषाण विलक्षण अश्वारोही थे। अफगानिस्तान के बेगराम में जो कुषाण काल की मिट्टी की पकी घुड़सवार की मूर्तिकाएं मिली हैं, उनसे घुड़सवारी में उनकी गहरी दिलचस्पी जाहिर होती है। इन विदेशी घुड़सवारों में कई सुदृढ़ कवच लगाए भालों और बर्छियों से लड़ाई करते दिखाए गए हैं। वे रस्सी का बना एक प्रकार का अंगूठा रकाब भी लगाते थे, जिससे उन्हें घुड़सवारी में सुविधा होती थी और उनका आवागमन सुगम हो गया था। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक यानी कुर्ती, पाजामा और भारी लंबे कोट चलाए। आज भी अफगान और पंजाब के लोग पगड़ी लगाते हैं और शेरवानी लंबे कोट का ही बदला रूप है। मध्य एशिया वालों ने यहाँ टोपी, शिरस्त्राण और बूट चलाए, जिनका इस्तेमाल योद्धा लोग करते थे। इन्हीं श्रेष्ठताओं की बदौलत उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में अपने विरोधियों पर विजय पाई। बाद में जब यह सैनिक कौशल देश में फैल गया, तब अधीनस्थ राजाओं ने अपने पिछले विजेताओं के विरुद्ध इसका अच्छा इस्तेमाल किया। व्यापार और खेती। मध्य एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के बीच घने संपर्क स्थापित हुए। परिणामस्वरूप भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। भारत को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के जरिए भी सोना मिला होगा। कुषाणों ने रेशम के उस प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण कर लिया जो चीन से चलकर कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया और अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था, और पूर्वी भूमध्य सागरीय अंचल में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया जाता था। यह रेशम मार्ग कुषाणों का बड़ा आय स्रोत था, और वे इस मार्ग पर व्यापारियों से उगाई गई चुंगी की बदौलत ही विशाल और समृद्ध साम्राज्य स्थापित कर सके। यह उल्लेखनीय है कि भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण ही थे। कुषाणों ने खेती को भी बढ़ाया। कुषाण काल की विस्तृत सिंचाई के पुरातात्विक अवशेष पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया में पाए जाते हैं। राज्य व्यवस्था। मध्य एशियाई विजेताओं ने अनगिनत छोटे छोटे देशी राजाओं पर अपना शासन लाद दिया। इससे एक प्रकार की सामंती व्यवस्था उदित हुई। कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज की गौरवपूर्ण उपाधि धारण की, जिसका आशय यह निकलता है कि वे अनेकानेक छोटे छोटे राजाओं के राजा थे और उनसे कर पाते थे। शकों और कुषाणों ने इस भावना को बढ़ावा दिया कि राजा देवता का अवतार होता है। अशोक देवों का प्रिय कहा जाता था, पर कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली, जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। भारत में इसका प्रयोग स्वभावतः राजसत्ता को मान्यता और वैधता प्रदान करने के लिए किया गया होगा। स्मृतिकार मनु ने कहा है कि राजा बच्चा ही क्यों न हो, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वह मानव रूप धारण करके शासन करने वाला देवता होता है। कुषाणों ने राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई। साम्राज्य अनेक क्षत्रपियों यानी उपराज्यों में बंट गया, और हर एक क्षत्रपी एक एक क्षत्रप के शासन में छोड़ दिया गया। कुछ अनोखी प्रथाएं भी शुरू की गईं, जैसे आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन,
जिसमें एक ही समय पर राज्य पे 2 राजाओं का शासन हो सकता था। हम पिता और पुत्र दोनों को ही एक ही समय संयुक्त रूप से शासन करते पाते हैं। इस प्रकार प्रतीत होता है कि इन शासकों के अधीन केंद्रीकरण कम था। यूनानियों ने सेनानी शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप की परिपाटी भी चलाई। वे इसके लिए शासक सेनानियों की नियुक्ति करते थे, जो यूनानी भाषा में स्ट्रेटेगोस कहलाते थे। सेनानी शासकों की आवश्यकता विजित प्रजा पर नए राजाओं का प्रभाव जमाने के लिए होती थी। भारतीय समाज में नए तत्व यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सभी भारत में अपनी अपनी पहचान अंततः खो बैठे। शनय शनय वे पूरे भारतीय बन गए। चूंकि उनमें अधिकांश विजेता के रूप में आए, इसलिए वे भारतीय समाज में योद्धाओं के वर्ग में अर्थात क्षत्रिय वर्ण में समाविष्ट हुए। ब्राह्मणीय समाज में उनके प्रवेश की व्याख्या अद्भुत ढंग से की गई है। स्मृतिकार मनु ने कहा है कि अपने कर्तव्यों से च्युत हुए अधम क्षत्रिय ही शक और पहलव हुए। दूसरे शब्दों में उन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय का स्थान मिला। भारतीय समाज में विदेशियों का आत्मसातकरण जितना अधिक मौर्योत्तर काल में हुआ, उतना शायद प्राचीन भारत के इतिहास में और किसी काल में नहीं हुआ। धार्मिक विकास। कई विदेशी शासक वैष्णव संप्रदाय में आ गए, अर्थात जगत का पालन और रक्षा करने वाले विष्णु के उपासक बन गए। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश स्थित विदिशा, आज के विदिशा जिले का मुख्यालय जो है, में ईसा पूर्व लगभग 2री सदी के मध्य में वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ खड़ा किया। वासुदेव से विष्णु का बोध होता है। कुछ अन्य शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। प्रख्यात यूनानी राजा मिनांडर बौद्ध हो गया। बौद्धाचार्य नागसेन उर्फ नागार्जुन के साथ हुआ उसका प्रश्नोत्तर मौर्योत्तर काल के बौद्धिक इतिहास का अच्छा स्रोत है। कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे और तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर हम इन दोनों देवताओं के चित्र पाते हैं। कई कुषाण शासक वैष्णव हो गए। इस कोटि में निश्चित रूप से कुषाण शासक वासुदेव आता है, जिसका नाम ही विष्णु के अवतार कृष्ण का पर्यायवाची है। बौद्ध महायान संप्रदाय का उदय। मौर्योत्तर काल में भारतीय धर्म में बहुत परिवर्तन हुए। इसके 2 प्रमुख कारण थे: व्यापारियों और शिल्पियों के कार्यकलाप में असाधारण तेजी का आना और मध्य एशिया से भारी संख्या में नए नए लोगों का आगमन। इसका विशेष प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा। नगरों में व्यापारियों और शिल्पियों का जमाव बढ़ता गया और बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियाँ उन व्यापारियों और शिल्पियों से नकद दान लेने का लोभ दबा नहीं पाए। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंड के मठ क्षेत्रों में भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं और बौद्धों ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया जो मांस खाते थे। इन सबों का अर्थ यह हुआ कि तपस्वी की तरह जीने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दैनिक जीवन के नियमों में ढिलाई आई। अब वे सोना चांदी छूने लगे, मांस खाने लगे और उत्तम कपड़े पहनने लगे। अनुशासन इतना शिथिल हो गया कि कुछ भिक्षु संघ को छोड़कर गृहस्थ जीवन में लौट आए। बौद्ध धर्म का यह नया रूप महायान कहलाने लगा। अपने पुराने शुद्धाचारी रूप में बौद्ध धर्म में बुद्ध से संबंधित कुछ वस्तुओं की उनकी प्रतीक रूप में पूजा की जाती थी। ईस्वी सन के आरंभ में उन वस्तुओं की जगह बुद्ध की प्रतिमा ने ले ली। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का आरंभ होने से मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय समुदायों में भी खूब चल पड़ी। महायान का उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धाचारी संप्रदाय हीनयान कहलाने लगा। सौभाग्यवश कनिष्क महायान का महान संरक्षक हो गया। उसने कश्मीर में बौद्धों की परिषद आयोजित की। पार्षदों ने 3 लाख शब्दों में एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें तीनों पिटकों या बौद्ध साहित्य की पिटारियों की पूरी तरह व्याख्या की गई। कनिष्क ने इस ग्रंथ को लाल ताम्रपत्रों पर खुदवाया, उन ताम्रपत्रों को प्रस्तर पात्र में रखा और उसके ऊपर स्तूप बनवा दिया। यदि यह प्राचीन कथा सही हो तो ताम्रपत्रों सहित इस स्तूप का पता चलने पर बौद्ध धर्म ग्रंथ और सिद्धांतों पर नया प्रकाश पड़ सकता है। कनिष्क ने बुद्ध के स्मारक स्वरूप और भी अनेक स्तूप खड़े किए। कला की गांधार और मथुरा शैली। विदेशी राजा भारतीय कला और साहित्य के उत्साही संरक्षक हो गए और उन्होंने वही उमंग दिखाई जो नया धर्म अपनाने वालों में होती है। कुषाण साम्राज्य ने विभिन्न शैलियों और देशों में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों और अन्य कारीगरों को इकट्ठा किया। इससे कला की कई नई शैलियाँ विकसित हुईं और जैसे गंधार और मथुरा शैली। मध्य एशिया से जो मूर्ति शिल्प की कृतियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें बौद्ध धर्म के प्रभाव की छाया में स्थानीय और भारतीय दोनों लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। भारतीय शिल्पकारों का विशेषकर भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गांधार में मध्य एशियाई, यूनानी और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ। इससे नई शैली की कला का उदय हुआ, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गईं। बुद्ध के बाल यूनान रोम की शैली में बनाए गए। गांधार कला का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा। हालांकि वह मूलतः देशी कला का केंद्र था,
मथुरा में बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी, परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क की शिरोहीन खड़ी मूर्ति को लेकर भी है, जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है। यहाँ वर्धमान महावीर की भी कई प्रस्तर मूर्तियाँ बनी। इसकी गुप्त पूर्व मूर्तियों और अभिलेखों में कृष्ण उपेक्षित हैं, जबकि मथुरा इनका जन्म स्थान और बाल लीला भूमि मानी जाती है। कला की मथुरा शैली ईसवी सन की आरंभिक सदियों में विकसित हुई और इसकी लाल बलुआ पत्थर की कृतियाँ मथुरा के बाहर भी पाई जाती हैं। संप्रति मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का भारत भर में सबसे अधिक संग्रह है। इसी काल में विंध्य से दक्षिण अनेक स्थानों में सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में चट्टानों को काट काट कर सुंदर सुंदर बौद्ध गुफाएं बनाई गईं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र हो गए, जहाँ बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र गया, सांची और भरहुत में पाए जाते हैं, जो ईसा पूर्व दूसरी सदी के हैं, परंतु हम मूर्तिकला का और भी विकास ईसवी सन की आरंभिक सदियों में पाते हैं। साहित्य और विद्या। विदेशी राजाओं ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण संपोषण किया। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन का काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 150 ईस्वी है। इसके बाद से अभिलेख परिष्कृत संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे हैं। फिर भी अभिलेखों की रचना प्राकृत भाषा में करने की परिपाटी ईसा की 4वीं सदी या उसके आगे तक चलती रही। लगता है कि अश्वघोष जैसे कुछ महान साहित्यकारों को कुषाणों का संपोषण प्राप्त था। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवन बुद्ध चरित्र के नाम से लिखी। उसने सौंदरानंद नामक काव्य भी लिखा, जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। महायान बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के फलस्वरूप अनगिनत अवदानों की रचना हुई। कई अवदान बौद्धों की मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अवदानों का अन्यतम उद्देश्य लोगों को महायान के उपदेशों से अवगत कराना है। इस कोटि की प्रमुख कृतियां हैं महावस्तु और दिव्यावदान। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में भी योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका नाम से विदित हुआ। यवनिका शब्द यवन शब्द से बना है और यवन शब्द आयोनियन, यूनानियों की एक शाखा जिससे प्राचीन भारत के लोग परिचित थे, का संस्कृत प्रतिरूप है। आरंभ में यवन शब्द का प्रयोग यूनान के निवासियों के अर्थ में होता था, पर बाद में सभी प्रकार के विदेशियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होने लगा। धार्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है वात्स्यायन का कामसूत्र। इसका काल ईसा की 3री सदी माना जाता है। यह रतिशास्त्र या कामशास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है, जिसमें रति और प्रीति का विवेचन किया गया है। इसमें एक नागरिक या नगरजीवी पुरुष का जीवन चित्रित किया गया है, जो शहरी जीवन के विकास काल की झांकी देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मध्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में खूब प्रगति हुई। संस्कृत ग्रंथों में हमें ग्रह नक्षत्रों के संचार संबंधी बहुत सारे यूनानी शब्द मिलते हैं। भारतीय ज्योतिष यूनानी चिंतनों से प्रभावित हुआ। यूनानी शब्द होरोस्कोप संस्कृत में होरा शास्त्र हो गया, जिसका अर्थ संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र होता है। यूनान के सिक्के जो आकृति में और छाप में उत्कृष्ट हैं, वस्तुतः आहत मुद्राओं के ही सुधरे रूप हैं। यूनानी शब्द द्रक्म भारत में द्रह्म हो गया। बदले में यूनानी शासकों ने ब्राह्मी लिपि चलाई और अपने सिक्कों पर कई भारतीय रूपांक चलाए। कुत्ते, मवेशी, मसाले और हाथी दांत की बनी वस्तुएं यूनानी लोग यहाँ से बाहर भेजते थे। उन्होंने भारत से कोई दस्तकारी सीखी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। फिर भी भारतीयों ने यूनानियों से चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र में कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं प्राप्त की। इन तीनों शास्त्रों का विवेचन चरक और सुश्रुत ने किया है। चरक संहिता में उन अनगिनत वनस्पतियों के नाम हैं जिनसे रोग की चिकित्सा के लिए दवाएं बनाई जाती थीं। पौधों को कूटने और मिश्रित करने की जो प्रक्रियाएं बतलाई गई हैं, उनसे हमें मालूम होता है कि प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का ज्ञान काफ़ी विकसित था। रोगों के इलाज में प्राचीन भारतीय वैद्य लोग मुख्यतः पौधों पर ही निर्भर थे, जिन्हें संस्कृत में औषधि कहते हैं, और इससे बनी दवा औषध कहलाती है। प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लगता है भारतीयों को मध्य एशियाई लोगों के संपर्क से लाभ हुआ है। कनिष्क को पतलून तथा चुस्त पायजामा और लंबे जूतों में चित्रित किया गया है। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः इसी काल में आरंभ हुआ। भारत में चले तांबे के कुषाणकालीन सिक्के रोमन सिक्कों की नकल थे। इसी तरह भारत में कुषाणों ने जो सोने के सिक्के ढलवाए वे रोमन स्वर्ण मुद्राओं की नकल थे।
जानकारी मिलती है कि भारतीय और रोमन राजाओं के बीच 2 राजदूतों का आदान प्रदान हुआ था। सन 2728 ईस्वी में रोमन सम्राट ऑगस्टस और सन 110 से 120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत से राजदूत भेजे गए थे। इस प्रकार भारत के साथ रोम के संपर्क से प्रौद्योगिकी में नए नए तरीके विकसित हुए होंगे। इस काल में शीशे के काम पर विदेशी विचारों और तरीकों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। प्राचीन भारत में किसी भी अन्य काल में शीशे के काम में ऐसी प्रगति नहीं हुई जैसी इस काल में।